सब्सक्राइब करें कोटा स्टडी ट्यूटर्स को और हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कोटा स्टडी ट्यूटर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 जो है लागू हो चुकी है। तो यहाँ पर पुरानी शिक्षा नीति से यहाँ पर नई शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किस प्रकार से यह शिक्षा नीति सभी विद्यार्थियों को, अभिभावकों को या सभी को किस प्रकार से यहाँ पर प्रभावित करेगी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो यहाँ पर हम शिक्षा नीति को एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से शिक्षा नीति में यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं और किस प्रकार से यह पुराने शिक्षा नीति से अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि पता है आपको कि केंद्रीय कैबिनेट ने यहाँ पर बुधवार को नई शिक्षा नीति यहाँ पर जो है लागू की है पूरे भारतवर्ष में। तो इस शिक्षा नीति में यहाँ पर क्या क्या योजनाएं रहेंगी, किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा नीति में परिवर्तन किए जाएंगे, उसके बारे में आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर बुधवार को नई शिक्षा नीति हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने यहाँ पर उसको मंजूरी दी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इसके पहले की जो शिक्षा नीति थी हमारे पास, वो 1986 में यहाँ पर जो है लागू की गई थी। यानी कि देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ पर 34 साल के बाद यहाँ पर अपनी नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसमें यह है कि इसमें बच्चे के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन कर जो फोर्स से जुड़ने तक यहाँ पर सारे के सारे बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक रह चुके शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं इसरो के शिक्षाविद, यहाँ पे कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने इसको यहाँ पर शिक्षा नीति को जो है बनाया है। इसके आगे हम देखें यहाँ पर कि यहाँ पर शिक्षा नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं और क्या क्या बातें यहाँ पर रहने वाली है। तो शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सबसे पहली बात यह है कि हमारे माइंड में एक चीज़ आ सकती है कि शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत क्या थी, जब यहाँ पर ऑलरेडी एक शिक्षा नीति यहाँ पर 1986 में ऑलरेडी बन चुकी है। तो यहाँ पर इसके कुछ प्रश्नों के जवाब ये हैं कि इससे पहले की शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जैसा कि सभी को पता है। तो उस शिक्षा नीति में उसमें ही संशोधन किए गए थे। जो पुराने प्राचीन जो इसके पहले के कुछ वर्ष निकले हैं, उन सभी वर्षों में यहाँ पर जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसी में ही परिवर्तन किए गए थे। मतलब उसको नए सिरे से यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू नहीं की गई थी। तो लंबे समय के बाद यहाँ पे नई शिक्षा नीति की मांग होने लगी थी कि नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर यहाँ पर प्रश्न उठने लगे थे कि यहाँ पर शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए। तो 2005 में जो करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ पर लागू किया गया था सरकार द्वारा, उसमें यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। तो एजुकेशन पॉलिसी एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है, जो कि सबको पता है, जो देश में शिक्षा की दिशा तय करता है। यानी कि यह पॉलिसी एकदम ऐसा देखा जाए तो कि ऊपर ऊपर से यहाँ पर राज्यों को बता देती है कि यहाँ पर आपको शिक्षा के इन नियमों को यहाँ पर फॉलो करना है, लेकिन वो केंद्र सरकार यहाँ पर राज्य सरकारों को बाध्य नहीं कर सकती है कि आपको उन नियमों को अनिवार्य रूप से अनुसरण करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शिक्षा नीति के संबंध में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में यह पॉलिसी सीबीएसई लागू तो करेगी, यानी कि जो नई शिक्षा नीति है यहाँ पर जो 2020 में लागू की गई है उसको सीबीएसई द्वारा तो अनिवार्य रूप से लागू किया ही जाएगा और राज्यों में अपने अपने स्तर पर फैसले लिए जाएंगे। यानी कि यह बदलाव जल्द नहीं होंगे, इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम लगने वाला है। जैसे कि इसको लागू शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर कुछ टाइम लगने वाला है। तो बल्कि इसमें समय भी लग सकता है, समय लगेगा बिल्कुल। इसमें यह एक प्रक्रिया शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क के तौर पर स्कूल करिकुलम NCFSE का ओवरऑल किया गया था। इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT करेगा। ठीक है, तो NCFE के आधार पर किताबों का रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। NCERT ने 2014 के बाद से 2 बार स्कूल की टेक्स्ट बुक का यहाँ पे रिवीजन किया है। तो यहाँ पर जो नया सिलेबस आने वाला है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर NCERT का होने वाला है। तो जो नई शिक्षा नीति यहाँ पर 2020 में हमारे पास आई है, तो इससे क्या नया होगा, क्या यहाँ पे परिवर्तन होने वाला है, इसके बारे में देख लेते हैं।
तो नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो ऑलरेडी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं उनमें यहाँ पर कुछ टॉपिक और सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। उसके अलावा साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूजिक, थिएटर जैसे कला के विषयों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किए जाएंगे, जिससे जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहती है स्टूडेंट की, उसमें यहाँ पर बच्चे अपनी एक्टिविटी को यहाँ पे दिखा पाएंगे। इसके आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे परिवर्तन होने वाले हैं। तो कैबिनेट ने HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी भी दी है। यानी कि यहाँ पर जो HRD जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, उसका नाम चेंज करके यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया जाने वाला है। तो दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस बनाने की अनुमति भी दी जाएगी कि जैसे जितने भी यहाँ पर दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो यहाँ पर कैंपस बना के और एजुकेशनल फील्ड में अपने काम को जो है आगे बढ़ा सकती है। इसके बाद यहाँ पे जो जितने भी IITs हैं देश भर में, सभी तकनीकी संस्थान होलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण को अपनाएंगे। यानी कि इंजीनियरिंग के साथ साथ तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो विषय हैं उनको जोड़ा जाएगा और उनसे संबंधित यहाँ पर जितनी भी एजुकेशनल चीज़ें रहने वाली है उन सभी में शिक्षा यहाँ पे दी जाएगी। देश भर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराए जाने की बात भी कही गई है। यह एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA जो है वो करवाने वाली है। हालांकि ये ऑप्शनल होगा, ये अनिवार्य नहीं है कि सभी को इसको अनुसरण करना ही होगा। सभी स्टूडेंट के लिए इस एग्ज़ाम में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा, ऐच्छिक रूप से स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब आगे बढ़े शिक्षा नीति में यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन है, तो स्टूडेंट्स अब सभी क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। यानी कि 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे लॉन्च किए जाने वाले हैं। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में है, लेकिन इस शिक्षा नीति में यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मातृभाषाएं, क्षेत्र विशेष की यहाँ पर जो भाषाएं हैं, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, तेलुगु, तमिल, जितने भी यहाँ पर भाषाएं रहने वाली हैं उन सभी भाषाओं में यहाँ पर जो है ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि विद्यार्थी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े तो नई शिक्षा नीति में GDP का जो एजुकेशनल सेक्टर में खर्च है वो यहाँ पे 6% करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो वर्तमान में केंद्र और राज्यों को मिलाकर GDP का कुल खर्च यहाँ पर 4.43% बजट में यहाँ पर हमारे पास आता है, जिसको बढ़ाकर यहाँ पर 6% किए जाने की संभावना को रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे आगे देखें शिक्षा नीति में, तो शिक्षा नीति में ये सारी परिवर्तन किए जाने वाले हैं, परंतु इसके बाद यहाँ पे पूरी शिक्षा नीति को समझने के लिए देश के जितने भी बड़े विशेषज्ञ हैं उन सभी की राय से यहाँ पर क्या क्या प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, उन प्रश्नों के जितने भी सवाल हैं और उनके जो भी आंसर यहाँ पर रहने वाले हैं, उनको जो भी यहाँ पे शिक्षा नीति से संबंधित आपकी समस्याएं हैं उनके आंसर को यहाँ पे देने की कोशिश की गई है, ताकि यदि आपके पास कोई जो भी डाउट है यहाँ पे इससे जुड़े हुए वो यहाँ पे क्लियर हो सके। तो देखें यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई के ढांचे का किस तरह से बदलाव दिखेगा। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्कूल में जो यहाँ पे वर्तमान में शिक्षा नीति लागू है, पुरानी वाली जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति से नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन होगा और उससे पढ़ाई के ढांचे में क्या परिवर्तन यहाँ पे होने वाला है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि पूरी व्यवस्था यहाँ पे बदल जाएगी। मौजूदा व्यवस्था में 3 स्तर हैं और नए सिस्टम में 5 स्तर, यानी कि अभी यहाँ पर जो है 10+2 और ग्रेजुएशन यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, परंतु यहाँ पे नए स्तर में 5 स्तर में शिक्षा को यहाँ पे विभाजित किया गया है और यह हर स्तर पर हुनरमंद नई पीढ़ी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर जो है होने वाली है। तो यहाँ पर जो हमारे पास नई शिक्षा नीति है, इसमें इसके बुनियादी ढांचे में यहाँ पर किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है, इसको हम यहाँ पे जो एक ग्राफिक यहाँ पे दिया गया है इसके द्वारा भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मौजूदा ढांचा है इसमें यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो जो स्टार्टिंग के 2 वर्ष हैं, इन 2 वर्ष में 2 वर्ष हैं यहाँ पर। तो इसके आगे यहाँ पे देखिए कि 10 वर्ष तक और फिर उसके बाद 10+2 इस प्रकार की यहाँ पे एजुकेशनल यहाँ पे दी जाती है। और नए ढांचे में यहाँ पर ऐसे रहने वाला है कि जो प्रारंभिक के 3 वर्ष हैं, प्रारंभिक के 3 वर्ष में यहाँ पर आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और यहाँ पे बालवाड़ी, ये सभी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो ये
इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा वर्ष आएगा, यानी कि 3 वर्ष तो यहाँ पर हो चुके हैं, इसके आगे यहाँ पर जो 2 वर्ष आते हैं उसको कक्षा 1 और 2 में यहाँ पर विभाजित किया गया है, यानी कि 6 से 8 वर्ष के बालक हम इसमें ले सकते हैं। उसके बाद जब 3 वर्ष आगे बढ़ते हैं तो बालक यहाँ पे 3 से 5 कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। तो 3 वर्ष यहाँ पे काउंट हो गए, तो कितने वर्ष हो गए, 5 और 3 8 हो गए। और उसके बाद यहाँ पे 6 से 8वीं कक्षा जो है इसमें भी 3 वर्ष का यहाँ पे समय लगेगा, और इसके बाद आगे वो बढ़ते हुए यहाँ पे 4 वर्ष का समय वो लगने वाला है, जिसमें 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसमें लगभग 14 से 18 वर्ष के विद्यार्थी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो नए ढांचे की बात करें यहाँ पर तो 5 + 3 + 3 + 4 में यहाँ पर इसको विभाजित किया गया है। इसमें आंगनबाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष दिए जाएंगे, 12 साल यहाँ पे स्कूल में लगने वाले हैं। उसके बाद मौजूदा ढांचे में आंगनबाड़ी प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 साल स्कूल में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाने वाला है। विषयों के चयन में लचीलापन और बच्चों की रुचि के अनुसार उनको सब्जेक्ट चूज करने की यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दी जाने वाली है। और यहाँ पर मैथ, साइंस और आर्ट्स, सोशल साइंस, इनके अलावा यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के सब्जेक्ट भी यहाँ पर ऐड किए जाने वाले हैं। और जो सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है उस सिलेबस में यहाँ पर खेलकूद से जुड़ी एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग यहाँ पर ऐड की जाने वाली है। इसके आगे बढ़े, यहाँ पर शिक्षा नीति से संबंधित यहाँ पे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस प्रश्न मौजूदा सिस्टम में 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में आता है। ठीक है, तो नए सिस्टम में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके मूल ढांचे में थोड़ा बदलाव किया गया है। मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि इतना बड़ा परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो आवश्यक परिवर्तन है वो यहाँ पे किए गए हैं। तो 6 से 9 के बदलाव वर्ष के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस होगा। इसके लिए नेशनल मिशन लागू किया जाएगा। पूरा फोकस होगा कक्षा 3 तक के बच्चों का फाउंडेशन मजबूत बने। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है इसका सबसे प्रारंभिक उद्देश्य यह रहने वाला है कि जो बच्चे यहाँ पे कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं तो उनका जो बुनियादी ढांचा है, वो उनकी जो आधारभूत शिक्षा की जो बेसिक है उनको यहाँ पे क्लियर किया जाए, ताकि वो एजुकेशन में आगे नई नई चीज़ों को सीख पाएँ। उसके बाद यहाँ पे कक्षा 5वीं तक आते आते बच्चे को भाषा और गणित के साथ उसकी स्तर का सामान्य ज्ञान होगा। यानी कि जब उसका कक्षा 3 तक यहाँ पर बालक का, विद्यार्थी का जो है, यदि आधारभूत उसकी संरचना शिक्षा से संबंधित अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो उसको कक्षा 5 तक आते आते भाषा और गणित के साथ उसके स्तर का सामान्य ज्ञान यहाँ पे होगा। यानी कि गणित और जो अदर सब्जेक्ट हैं उसको यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किए जाएंगे। उसके बाद डिस्कवरी और इंटरेक्टिवनेस इसका आधार होगा, यानी खेल में सारा दिखाया जाएगा। यानी कि जो खेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर विद्यार्थियों को जो है सिखाया जाने वाला है। उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स होगा, यानी एक्टिविटीज़ के जरिए इनको पढ़ाया जाएगा। बिना एक्टिविटीज़ के यहाँ पर लर्निंग उतनी प्रभावी नहीं होती, इस वजह से मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स को यहाँ पे एक्टिविटीज़ के द्वारा समझाया जाएगा, ताकि उनका जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। और कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी यहाँ पे। ये एक बिल्कुल नई चीज़ है यहाँ पे, जो पुरानी शिक्षा नीति में बिल्कुल नहीं है। तो कक्षा 6 के बच्चों को कोडिंग यहाँ पे सिखाई जाएगी। उसके बाद 8वीं तक के बच्चों को प्रयोग के आधार पर सिखाया जाएगा, यानी कि जो उनका पाठ्यक्रम या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है उसमें एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ पे प्रयोग, प्रैक्टिकल्स वगैरह यहाँ पे शामिल किए जाएंगे, जिससे उसकी लर्निंग यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाए। इसके बाद आगे देखें यहाँ पर तो कक्षा 9 से 12, यानी कि जो यहाँ पे अंतिम के 4 वर्ष रहने वाले हैं उसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स होंगे, जैसे कि 8वीं तक हैं। यदि बच्चे की रुचि संगीत में है तो वो साइंस के साथ म्यूजिक ले सकेगा, यानी कि, और केमिस्ट्री के साथ बेकरी यहाँ पे ले सकेगा, कुकिंग भी कर सकेगा। यानी कि सब्जेक्ट चूज करने में यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ पे दी जाने वाली है। विद्यार्थी अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे वर्तमान में ऑप्शन यहाँ पे बच्चों के पास नहीं है, तो वो यहाँ पे बच्चों को मिलने वाले हैं। कक्षा 9 से 12 में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर यहाँ पे दिया जाने वाला है। इससे जब बच्चा 12वीं पास करके निकलेगा तो उसके पास एक ऐसी स्किल होगी जो आगे चल के उसके आजीविका में यहाँ पर काम आने वाली है। यानी कि यहाँ पे वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें परिवर्तन करते हुए यहाँ पर जो 12वीं क्लास है उसमें यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जाने वाले हैं, ताकि जब 12वीं पास करके जब आगे बढ़े यहाँ पे विद्यार्थी तो उनको आजीविका के रूप में यहाँ पे किसी विशेष समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसके आगे यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रश्न ये हमारे मन में हो सकता है कि बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा। तो बोर्ड परीक्षाओं के बारे में ये है कि नई शिक्षा नीति में नियमित और क्रिएटिव असेसमेंट की बात तो कही गई है।
कक्षा 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षाएं होगी। जैसा कि यहाँ पे कक्षा 8वीं में जो कुछ राज्य थे अभी भी उनके पास यहाँ पे बोर्ड के वैकल्पिक ऑप्शन होते थे, तो ऐच्छिक रूप से यहाँ पे कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षाएं संचालित करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है 3, 5 और 8 में यहाँ पे स्कूली परीक्षाएं यहाँ पे होने वाली हैं, यानी यहाँ पर कक्षा 8 में कोई बोर्ड नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे इसे उपयुक्त प्राधिकरण संचालित करेगा। ठीक है, तो कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं, वो यहाँ पर जारी रहेंगी। इनका स्वरूप बदल जाएगा, यानी कि जो इसका बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, इसका जो पैटर्न रहने वाला है वो यहाँ पे बदल जाएगा, लेकिन 10वीं और बोर्ड की परीक्षा यहाँ पे जारी रहने वाली है। नया नेशनल असेसमेंट सेंटर परख नाम से यहाँ पर एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर यहाँ पे खोला जाने वाला है, जिसमें मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नई शिक्षा नीति के बारे में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे मन में ये भी हो सकता है शिक्षा नीति से संबंधित कि ECCE फ्रेमवर्क क्या है, जिसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो ECCE का मतलब है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके तहत बच्चे को बचपन में जिस देखभाल की आवश्यकता होती है उसे शिक्षा के साथ यहाँ पे जोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पे NCERT के लिए नेशनल कोर्स और एजुकेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जाने वाले हैं। बच्चों की देखभाल और पढ़ाई पर फोकस यहाँ पे रहेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बेसिक टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों को उनकी अधिगम और लर्निंग को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कर सकें। इसके आगे बढ़े यहाँ पर तो 3 से 8 वर्ष के बच्चों को 2 हिस्सों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। पहले हिस्से में 3 से 6 वर्ष के बच्चे यहाँ पे आते हैं जो ECCE में रहेगा, जिनका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और एक स्पेशलिस्ट यहाँ पे टीचर्स यहाँ पे इनके लिए कोर्स लॉन्च किए जाएंगे, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बेसिक टीचर्स यहाँ पे होने वाले हैं, जिनको इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर जो है एजुकेशन और इसके अलावा जो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कक्षा 8 वर्ष का होने तक वह प्राइमरी में ही पढ़ेगा। ये यहाँ पर शिक्षा नीति में एक नई बात है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है शिक्षा नीति से संबंधित कि ओपन लर्निंग ऑप्शन क्या है। जो ओपन लर्निंग ऑप्शन यहाँ पे HRD ने दिया है, इसका मतलब क्या यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे देखें तो कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग का विकल्प यहाँ पे रहने वाला है, ताकि स्कूलों से बाहर रह रहे 2 करोड़ छात्रों को फिर से पढ़ाई से जोड़ा जा सके। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है कि यहाँ पे कक्षा 3, 5 और 8 की एजुकेशन लेने के बाद बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं जिनके एजुकेशन किसी कारणों से यहाँ पे छूट जाती है, तो उनको ओपन लर्निंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, ताकि स्कूलों से बाहर स्कूल छोड़ चुके हैं या स्कूल से जिनका संपर्क टूट चुका है वो भी पुनः अपनी स्टडी को जो है आगे बढ़ा सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, वोकेशनल कोर्सेज, वयस्क साक्षरता, लाइवलीहुड प्रोग्राम यहाँ पे जो है चलाए जाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें तो सभी को पढ़ाई पर बराबरी का हक मिले, इसके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित ग्रुप्स SEDG पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए फंड रखा जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे पिछड़े वर्ग हैं और जो आर्थिक दृष्टि से वंचित लोग हैं, जिनको शिक्षा में यहाँ पे उपयुक्त मानदंड नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर विशेष जो है जोर दिया जाएगा और उनके लिए एक विशेष फंड यहाँ पे रखा जाएगा ताकि एजुकेशनल को वो आगे बढ़ा सकें। इसके आगे यहाँ पर देखें हम नई शिक्षा नीति में, तो यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन हमारे सामने हो सकता है कि इंटर्नशिप का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहने वाला है। यानी कि फ़िलहाल शिक्षा में इस बात का फोकस इस बात पर है कि कैसे लाभ हासिल यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि लेकिन नए सिस्टम में पूरा फोकस व्यवहार पर आधारित शिक्षा पर होगा। इसके आगे देखें यहाँ पर तो स्कूलों में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा देना जो है शुरू हो जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी, यानी कि कक्षा 6 से यहाँ पे इंटर्नशिप बच्चों को 10 दिन की यहाँ पे करनी पड़ेगी, जिससे उनका जो है लर्निंग यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हो सके। ताकि अब आगे देखिए तो ताकि बच्चों को पास किसी उपयोग या संस्था में ले जाकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जा सके। यानी कि जो यहाँ पे इंटर्नशिप का प्रोग्राम यहाँ पे बच्चों के लिए चलाया जाएगा कक्षा 6 में, उसका बच्चों को आगे जाके ये फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है कि किसी संस्था में या कहीं पे भी जाकर अगर वहाँ पे जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए यहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो उनको यहाँ पे इस इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो एक अगला क्वेश्चन ये हो सकता है हमारे सामने कि त्रिभाषा फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहने वाला है, जिसका नई शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है।
तो आगे देखें यहाँ पे नई शिक्षा नीति में कम से कम 5 तक के बच्चों से बातचीत का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा रहेगी। यानी यहाँ पर किसी भी भाषा को यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनको अपनी जो स्थानीय भाषा है, जो मातृभाषा या जो उनकी क्षेत्रीय भाषा कह सकते हैं, उसी में उनको यहाँ पे शिक्षा दी जाने वाली है। आगे देखें यहाँ पे तो छात्रों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को विकल्प के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। त्रिभाषा फॉर्मूले में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसका मतलब ये है कि छात्रों को स्कूल के सभी स्तरों में, यानी जितने भी स्तर यहाँ पर रहने वाले हैं, उन सभी स्तरों में, या फिर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा हो या कोई सा भी स्तर हो, उसमें संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसको चुनने का यहाँ पे अवसर मिलेगा। इसके अलावा भी जो तृतीय भाषा होती है उसको यहाँ पे विद्यार्थी चुन पाएंगे। तो इसके आगे देखें तो पारंपरिक भाषाएं और साहित्य के भी यहाँ पे विकल्प विद्यार्थियों के पास रहने वाले हैं। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जो भाषाओं के चयन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे विद्यार्थियों के सामने यहाँ पे अधिक खुलने वाले हैं। तो आगे देखें तो भारतीय संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज को मानकीकृत किया जाएगा और बधिर छात्रों के इस्तेमाल के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। यानी कि ये यहाँ पे इस बिंदु का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मूक बधिर यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा के रूप में जो पाठ्यक्रम यहाँ पे नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे उनका अधिगम यहाँ पे जो है प्रभावी रूप से हो सके। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के ऊपर यहाँ पे देखते हैं कि स्कूलों का ढांचा किस तरह बदलेगा। यहाँ पे ये भी एक मेजर क्वेश्चन हो सकता है कि स्कूलों का ढांचा किस तरीके से यहाँ पे बदलेगा। तो स्कूलों के प्रशासनिक ढांचे के कई स्तरों में बदला जा रहा है। स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में बांटा जा सकता है, जो गवर्नेंस के मूल इकाई होगा। यानी कि जो स्कूलों की या विद्यालयों की यहाँ पे बेसिक इकाई है उसको यहाँ पे थोड़ा परिसरों में, डिपार्टमेंट में या फिर क्लस्टरों में यहाँ पे बांटा जाएगा, जिससे शिक्षा को आगे प्रभावी रूप से जारी किया जा सके। तो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि राज्य के केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यहाँ पे बनाएंगे। एनसीईआरटी सभी संबंधितों से परामर्श कर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट यहाँ पे फॉर्मेट बनाएगी। यहाँ पे एनसीईआरटी के जो सिलेबस यहाँ पे जो लागू होने वाला है, और एनसीईआरटी के लिए अलावा यहाँ पे माफ कीजिएगा एससीईआरटी है, तो एससीईआरटी यहाँ पे असेसमेंट यहाँ पे बनाने वाली है। नए नए असेसमेंट यहाँ पे सिलेबस में ऐड किए जाने वाले हैं, जिससे यहाँ पे लर्निंग को बहुत बेहतरीन तरीके से किया जा सकेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हायर एजुकेशन के लिए क्या सोचा, यानी कि जो नई शिक्षा नीति हमारे सामने है, इस नई शिक्षा नीति में जो हायर एजुकेशन है इसके लिए क्या सोचा गया है। तो इसका आंसर है हमारे पास कि सबसे पहले तो एनरोलमेंट बढ़ाना है, पहली चीज़ तो ये है। उसके आगे यहाँ पे देखें तो वोकेशनल के साथ साथ हायर एजुकेशनल में एनरोलमेंट 26.3% 2018 में जो था, 2018 में एनरोलमेंट कितना था, यहाँ पे 26.3% था हायर स्टडीज़ में। तो उसको बढ़ाकर 2035 तक यहाँ पे 50% तक करने का उद्देश्य यहाँ पे रखा गया है। यानी कि 3.5 करोड़ नई सीटें यहाँ पर जोड़ी जाने वाली हैं हायर स्टडीज़ में। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें तो कॉलेज में एग्जिट विकल्प होंगे, यानी कि अंडर ग्रेजुएट शिक्षा 3 से 4 वर्ष की होने वाली है, और ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट शिक्षा यहाँ पे 3 से 4 वर्ष की होने वाली है। और यदि आप 1 साल उस डिग्री को करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलने वाला है, और 2 वर्ष के उपरांत आपको यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा दिया जाने का। उसके बाद 3 वर्ष पर आपको ग्रेजुएट यहाँ पर घोषित किया जाएगा। उसके बाद 4 वर्ष के बाद शोध के साथ आपको ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे मिल जाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो कि यहाँ पे पुरानी शिक्षा नीति से बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे परिवर्तन है। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है, जिससे कि इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित गणना की जा सकेगी। यानी कि यहाँ पे एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जो किसी भी विद्यार्थी को हायर स्टडीज करने के बाद एक डिग्री यहाँ पे प्रदान करेगी। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा नीति में आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे आमजन के मन में हो सकता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का ढांचा किस तरह यहाँ पे बदलेगा। जो स्कूल का ढांचा है वो हमने समझा दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे बदलने वाला है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे क्या होगा कि चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर जो जितने भी हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI यहाँ पे है जो है वो बनाए जाने वाले हैं। अतः यह UGC की जगह लेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो UGC के यहाँ पे अंडर में आते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ग्रांट कमीशन, यानी इस जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं वो सारे के सारे UGC से एफिलिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे एक नया यहाँ पे
जो है कमीशन यहाँ पे बनाया जाने वाला है, जिसको हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से बोलने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े तो IITs और IIM के दर्जे की मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बनाई जाने वाली, यानी IITs और ISM के दर्जे की, यानी कि इनके लेवल के मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल जो संस्थान यहाँ पे रहने वाले हैं उनकी यहाँ पे स्थापना की जाएगी। उसके आगे यहाँ पे यह ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि शिक्षा नीति में यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला यहाँ पे बिंदु देखें तो टॉप बॉडी के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य हायर एजुकेशन में रिसर्च को एक कल्चर के रूप में विकसित करना और क्षमता बढ़ाना होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की परिभाषा भी बदलने वाली है। इसमें रिसर्च फोकस यूनिवर्सिटीज़ से टीचिंग फोकस यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री देने वाले स्वायत्त कॉलेज शामिल होंगे, यानी कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ का जो पैटर्न है वो यहाँ पे चेंज होने वाला है। लर्निंग और प्रैक्टिकल बेस यहाँ पे जो है सिलेबस होने वाला है, जिससे क्या होगा कि टीचिंग में यदि किसी को इंटरेस्ट है तो टीचिंग फोकस यूनिवर्सिटीज़ उसके लिए डिफरेंट तरीके से कार्य करेगी, और किसी को यहाँ पे डिग्री है तो डिग्री के हिसाब से अलग यहाँ पे जो है कार्य करने वाली है। इसके बाद यहाँ पे जब आगे बढ़े शिक्षा नीति में तो 15 साल में धीरे धीरे कॉलेजों की संबद्धता खत्म की जाएगी, उन्हें धीरे धीरे स्वायत्त बनाया जाएगा। यह कॉलेज आगे चलकर डिग्री देने वाले स्वायत्त कॉलेज बनेंगे या किसी यूनिवर्सिटी से कॉलेज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखें यहाँ पे अगला बिंदु, तो NCERT की मदद से SCTE टीचर्स ट्रेनिंग के लिए नया और व्यापक नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर तैयार यहाँ पे किया जाएगा। पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स होगा। ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वर्तमान में 2 वर्षीय जो BEd विद्यार्थी हैं वो भी शिक्षा के जो टीचिंग है उसके लिए पात्र यहाँ पे माने जाते हैं, परंतु नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स करने वाले विद्यार्थी ही यहाँ पे टीचिंग के लिए जो है पात्र माने जाएंगे। इसके आगे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन और विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है इस नई शिक्षा नीति में। तो इसमें देखें तो स्कूल कॉलेज के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मंत्रालय में एक डिजिटल स्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए समर्पित यूनिट यहाँ पे बनाई जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे ऑनलाइन जो एजुकेशनल है, सीधी भाषा में समझे तो इन ऑनलाइन एजुकेशन का जो कंटेंट है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और डिजिटल स्ट्रक्चर यानी कि डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल कंटेंट, जितने भी स्टडी मटेरियल रहने वाला है उसको डिजिटलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये यहाँ पे सीधी सी बात है। उसके आगे बढ़े यहाँ पे तो शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए टॉप ग्लोबल रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी या कॉलेज को भारत में अपनी ब्रांच खोलने की अनुमति दी जाएगी। ये सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ हैं एफिलेटेड, विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड हैं, उनको यहाँ पे भारत में अपनी ब्रांच खोलने की अनुमति यहाँ पे दी जाएगी, ताकि जो बाहर के कॉन्सेप्ट हैं, बाहर के जितने भी लर्निंग कंपनीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वो भी यहाँ पे शिक्षा को जो है आगे बढ़ा पाएंगे। इसके बाद देखें यहाँ पे तो नई नीति कब लागू होगी, कब बदलाव दिखेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 तो सभी के सामने यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन नई शिक्षा नीति यहाँ पे लागू कब होगी और इसमें बदलाव हमें कब से देखने को मिलेंगे। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि फ़िलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल यह सभी बदलाव कुछ वर्षों में दिखने लगेंगे, इसके लिए कोई समय सीमा इस नीति में निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है वो आमजन के सामने, यहाँ पर जनता के सामने HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, कैबिनेट और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो है रखी गई है, परंतु यहाँ पर अभी इस शिक्षा नीति के ऊपर क्या कदम लिए जाने वाले हैं, किस तरीके से लागू की जाने वाली है, इस तरह की यहाँ पे कोई भी अभी बात नहीं हुई है। शिक्षा नीति लागू होगी यह बात पक्की है, परंतु अभी इसके ऊपर कोई समय सीमा नहीं है। यह पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे जो है शिक्षा नीति लागू की जाएगी। किसी भी राज्य सरकार को इसके लिए बाध्यता नहीं है, राज्य सरकार इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन जो है कर सकती हैं। इस वजह से ये चिंता भी उठाई जा रही है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति में जो वादे किए हैं वो पूरे हो सकेंगे या नहीं। यानी कि यदि शिक्षा नीति लागू ही नहीं होती है तो शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किए गए हैं उनका प्रभाव किस तरीके से मिलेगा। तो एक चिंता ये भी हो सकती है यहाँ पर कि जो प्रोमिस यहाँ पे किए गए नई शिक्षा नीति में पूरे हो सकेंगे या नहीं। पहले भी बदलाव की बातें बस्तों से बाहर नहीं निकल सके थे, यानी कि इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी उसमें भी बहुत सारे वादे यहाँ पर किए गए थे शिक्षा नीति में परिवर्तन से संबंधित, परंतु उन सभी को यहाँ पे फुलफिल नहीं किया जा सका है। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो जो विशेषज्ञ हैं उनकी क्या राय है इस नई शिक्षा नीति के बारे में।
तो इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत साइंस के छात्र इतिहास या आर्ट्स के कोई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। यानी कि जो साइंस का कोई छात्र है यहाँ पर, यदि उसका इंटरेस्ट यहाँ पे इतिहास में, आर्ट्स में या फिर ह्यूमैनिटीज़ के किसी अदर सब्जेक्ट में यहाँ पर अगर उसका इंटरेस्ट है, तो साइंस के अलावा भी वो इन सब्जेक्ट को चूज़ यहाँ पे कर सकता है, जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेप हो सकता है। अगर छात्र को इसमें दिक्कत होती है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में यहाँ पर अगर दिक्कत होती है, तो वो सब्जेक्ट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। यानी कि वो सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं, कोई अदर सब्जेक्ट को भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई पूरी होने पर मुख्य सब्जेक्ट, यानी कि जो उनका मुख्य सब्जेक्ट है, तो पढ़ाई पूरी होने पर मुख्य सब्जेक्ट यानी आर्ट्स या साइंस संकाय के आधार पर ही उसको डिग्री मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है यहाँ पे उसको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे मुख्य सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में लिया है, मुख्य सब्जेक्ट जो हमारे पास है, उसी की डिग्री यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दी जाएगी। इसके आगे बढ़े यहाँ पे, तो नई शिक्षा नीति में यह बात अहम है कि अब छात्र 6ठी कक्षा से वोकेशनल शिक्षा के साथ अप्रेंटिस भी कर सकेंगे। 6ठी क्लास से यहाँ पर इंटर्नशिप के जो प्रोग्राम जो है लागू किए जाएंगे। जो छात्र 12वीं के बाद काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अप्रेंटिस के लिए से मिले व्यवहारिक ज्ञान से फ़ायदा मिलेगा। इसके पहले हम एक बिंदु में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे 6ठी से 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे, वो आजीविका चलाने में आगे व्यवहारिक ज्ञान के रूप में यहाँ पे जो ही छात्रों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसके आगे देखें यहाँ पे, तो एनसीईआरटी से जुड़ी शिक्षाविद डॉक्टर किरण देवेंद्र का कहना है कि अधिकतर बदलाव 2005 में लागू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में थे। यानी कि जितने भी शिक्षा नीति में परिवर्तन यहाँ पे नई शिक्षा नीति में किए गए हैं, ये सारे बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था उसमें भी शामिल थे। लेकिन इन्हें लागू करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पहले भी ये सारे 2005 की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में शामिल थे, लेकिन उस टाइम पे भी ये पर्टिकुलर अच्छे तरीके से लागू नहीं किए गए थे। तो नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे केंद्र सरकार के सामने रहने वाली है। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन एजुकेशन की बात कही गई है, लेकिन कई लोगों के पास साधन नहीं है, तो उन सारे साधनों को यहाँ पे सबसे पहले मुहैया करवाया जाना आवश्यक है, तभी तो यहाँ पे जो है डिजिटल एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर जितनी भी हो सके यहाँ पे विद्यार्थियों को दी जाने का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। इसके आगे देखें यहाँ पे नई शिक्षा नीति के बारे में, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति प्रोफेसर नज़मा अख्तर का कहना है कि स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि स्वयं जो यहाँ पे लॉन्च किया गया था HRD के द्वारा, वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। नई शिक्षा के अच्छे परिणाम होंगे। इस तरीके के अन्य यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर HRD के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो हायर एजुकेशन में सभी शिक्षण संस्थानों के लिए रेगुलेटरी बॉडी स्थापित करने का फैसला सराहनीय है, ये बेहद ज़रूरी था। ये कहना है किसका? जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नज़मा अख्तर का। इसके आगे देखें यहाँ पे शिक्षा नीति के बारे में, तो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के CEO आकाश चौधरी ने कहा है कि पूरी नीति भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इससे रटे रटाई प्रश्नों के बजाय हुनरमंद बनाने पर जोर रहेगा। इससे निश्चित ही हम नॉलेज की सर्दी में अपना परचम लहरा पाएंगे। यानी कि आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के जो CEO हैं आकाश चौधरी, उन्होंने कहा है कि नई जो शिक्षा नीति है इससे विद्यार्थी रटने के बजाय प्रश्नों को समझने और व्यवहारिक ज्ञान के रूप में अपनी नॉलेज को जो है बढ़ा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे यहाँ पे देखें तो पूरी शिक्षा नीति को हमने यहाँ पर बिंदु वाइज जितनी भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना था, सारे बिंदुओं को हमने बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पे समझा है। तो दोस्तों बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आपको नई जो शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है वो आपको कैसे लगी, और किस तरीके के परिवर्तन आपको इससे फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, और किन प्रकार के परिवर्तनों ने आपके लिए समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न कर दी है, तो किस तरीके से आपको ये शिक्षा नीति प्रभावित करने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में आपके जो कमेंट हैं यहाँ पे वो यहाँ पे कमेंट कीजिए, और यदि यहाँ पे किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस तरीके के बहुत सारे एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे जो है आगे आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।